सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य भाग में से कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि श्री रघुवीर सहाय द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करेंगे। कविता का अध्ययन करने से पहले हम उसके रचयिता श्री रघुवीर सहाय जी के बारे में कुछ जान लें। इनका जन्म सन 1929 लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनका निधन सन 1990 में हुआ। इनकी शिक्षा की बात करें तो ये अंग्रेजी साहित्य में एमए थे। कार्यक्षेत्र दैनिक जनजीवन में उपसंपादक, कल्पना, नवभारत टाइम्स और दिनबान से ये संबंधित थे। इनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं, जिसमें कविता संग्रह के अंतर्गत सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी ज़्यादातर कविताएं जो है पहले दूसरे सप्तक में 1951 में, जो कि दूसरा सप्तक अज्ञेय जी द्वारा प्रगतिवाद के विरोध में जब प्रयोगवाद आता है, जिसमें कि वो कहते हैं कि हम नई कविताओं का सृजन कर रहे हैं, तो उन्होंने 7 कवियों के समूह को लेकर के पहला सप्तक, जिसको सिर्फ तार सप्तक कहते हैं, जो पहला सप्तक निकला उसको तार सप्तक कहते हैं। यह सन 1943 में निकला था। और 7 कवि कौन कौन थे इसमें बच्चों? सबसे पहले तो अज्ञेय ही थे। अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन और रामविलास शर्मा। कहने का मतलब ये है कि तार सप्तक से मतलब है जैसे संगीत के साथ सुर होते हैं, वैसे ही इन्होंने कविता में एक अभिनव प्रयोग किया था कि इन्होंने 7 कवियों को एक साथ रखा और उनकी रचनाओं का संकलन निकाला। तो जो तार सप्तक नाम से पहला सप्तक निकला वह 1943 में निकला था। उसके बाद 1951 में दूसरा सप्तक निकला, जिसके 7 कवियों में से एक थे श्री रघुवीर सहाय जी। इनकी प्रमुख काव्य संकलन निकले सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबंध रहे। फिर कुछ दिनों बाद हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स दिनमान से संबंध रहे। बच्चों, इन सारे प्रश्नों को, ये जो चीज़ें हैं, इनको अब आप याद करते चलिएगा, क्योंकि अब की बार आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न भी आएगा और ये इनकी जीवनी से बहुत से प्रश्न बनते हैं। किसने क्या रचना लिखी, किस सन में लिखी, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हम हर एक के लिए बेहतर के लिए तैयार रहें। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जैसा कि पहले ही बताया। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। चूँकि यह प्रयोगवाद से संबंधित कवि थे। दूसरी बात, ये पत्रकारिता से भी जुड़े थे। इनके अंदर का एक पत्रकार भी था, कवि भी थे, पत्रकार भी थे। जन सामान्य की बात को कहते थे। तो इन्होंने कहा कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। ना बोलने से बेहतर होता है बच्चों कुछ बोलना। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, चुपचाप सह के तो नहीं रह सकते। ना टूटे तिलिस्म सत्ता का। हो सकता है मैं अपनी बात कहूँगा तो ये जो राजनैतिक सत्ता के गलियारे हैं वहाँ तक मेरी बात ना पहुँचे, कोई बात नहीं, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा। लेकिन अपनी बात ना कह पाने का जो एक भय था मेरे अंदर, वो तो टूटेगा। कम से कम मुझे इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि मैं अपनी बात कह नहीं पाया। ऐसी बात कहने वाले कवि की एक कविता कैमरे में बंद अपाहिज आज हम पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में एक मानवीय चरित्र के 2 रूपों को प्रस्तुत करती है। एक तरफ वो ये बताती है, ये एक पत्रकारिता जगत की ही बात है, जैसे आज भी होता है, कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे के अंदर एक अपाहिज को टीवी पे दिखाना। बेचारा जो दुख पहले नहीं झेल रहा है, जब 10 बार हम उससे उसके दुख के बारे में पूछ रहे हैं, तब कैसे उसकी पीड़ा को फिर से उभारना, वो भी किस लिए? कि उसको हम टीवी में सबके सामने दिखा सकें, कि हमारे चैनल की टीआरपी बढ़े। इसी का आज हम अध्ययन करेंगे। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि
लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। बच्चों इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि जो प्रस्तुत कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये इनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से, यानी एक अपाहिज व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार के माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। दृश्य संचार जो आपका टेलीविज़न है, दूरदर्शन, यहाँ दूरदर्शन शब्द कई बार आएगा तो आप उसको डीडी नेशनल, डीडी भारती से ही मत समझिएगा। इसका अर्थ है वो कोई भी न्यूज़ चैनल जो आप दिन भर देखते हैं, आप जी न्यूज़ देखते हैं, एनडीटीवी देखते हैं, कैसे इसका व्यवसायीकरण हो गया है उसका जीता जागता उदाहरण है। यानी बच्चों जो बात 76 के समय में थी वही आज भी है। 70 के दशक में जो हो रहा था वो कुछ भी नहीं बदला। आज 21वीं सदी में जा रहे हैं लेकिन आज भी पत्रकारिता वही दोयम दर्जे पर ही है हमारी। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एक ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। क्या होता है कि जो व्यक्ति दुखी है हमें उसके दुख को, उसकी यातना को हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा विरोधाभास है कि जब आप पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव, व्यवसायीकरण के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता में अगर हम इस कविता को देखते हैं तो इसमें शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति, शारीरिक चुनौती जिन्हें आप दिव्यांग कहते हैं, अपाहिज कहते हैं, के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करने वाले पाठ के रूप में देखा जा सकता है। इस कविता को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या भाव आने चाहिए कि आप ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखेंगे और उनके कमज़ोर पक्षों को ना उभार करके दुनिया के सामने, उनकी पीड़ा को बार बार ना उभार करके, वरन आप उनके मजबूत पक्ष को उनके दुनिया के सामने रखेंगे। ये एक व्यंग्य के माध्यम से कवि ने समझाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने का मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम अंत में अपने आप की सारी क्रूरता को लेकर के एक क्रूर प्रोग्राम बन के रह जाता है। आइए हम कविता को पढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन शब्द रखा गया है लेकिन वास्तव में यह एकमात्र डीडी नेशनल, भारती को ना कह करके आप जितने भी समाचार के चैनल हैं सबके परिप्रेक्ष्य में इस कविता को देखिए। जो कोरी थोथली एकदम पत्रकारिता है उसके बारे में बात की गई है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम यानी जो पत्रकार है, जो वाचक है, जो संपादक है। हम समर्थ शक्तिवान, ये इनके अंदर के गर्व को बताता है कि हम तो समर्थ हैं, हम हर कार्य को कर सकने में कुशल हैं, हमारे अंदर शक्ति है। शक्ति कैसी कि आपकी पीड़ा को हम लाखों लोगों के सामने पहुंचा सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। एक दुर्बल, अपाहिज, दिव्यांग, अपंग व्यक्ति को आज हम एक कमरे में, एक स्टूडियो में लेकर आएंगे और उसके दुख को, उसकी पीड़ा को सबके सामने रखेंगे। ये जो शुरुआती 4 लाइन है इनको पढ़ के आपके मन में बड़ा अच्छा भाव आएगा कि चलो एक व्यक्ति की पीड़ा को सबके सामने लाया जा रहा है। लेकिन ये 4 लाइन है, यहीं से अब आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक कितना संवेदनशील मुद्दा था, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा किस तरह से क्रूर विद्रूपता में बदल जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अरे अरे कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा,
ये स्वगत कथन है जो ब्रैकेट में लिखा गया है। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ रघुवीर सहाय की जो शैली है, ये गीति, जो इससे पहले आप जो भी कविता पढ़े थे वो छंदबद्ध थी, उसे गाया जा सकता था। ये गाने वाली कविता नहीं है, इन्होंने इसे मुक्तक छंद में लिखा है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। कितनी बड़ी विडंबना है, एक व्यक्ति जो स्वयं अपाहिज है, कष्ट में है, उसको ला करके आप उसके आत्मबल को बढ़ाने वाला प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि आप ये होते हुए भी आपके शरीर में इतना कष्ट होते हुए भी कैसे आगे बढ़े, ये ना पूछकर बार बार हम उससे वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो टीवी को हमें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बेचना है कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज हैं तो क्यों है? ये कितने बेतुके सवाल हैं। ये आज भी होता है बच्चों। कोई घटना घटती है, पत्रकार संवाददाता उनके घर पहुंच जाता है, जिनकी जो दुख से पीड़ित है, पति अपने पति को मरता हुआ देख रही है, तो उससे पूछ रहे हैं आप अपने मन की व्यथा को बताइए। क्यों? क्योंकि उन्हें टीवी में दिखाना है। लेकिन आप बताइए, जो खुद दुख में डूबा हुआ है वो अपनी बात कैसे कहेगा? एक तरह से ये पूरा मजाक नहीं बन जाता है? सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? बार बार संवाद उसको जो है पत्रकार कचोट रहा है कि बताओ बताओ कैसा, यानी कैसा लगता है। वह खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। पीछे से कोई एक खड़ा हुआ है कैमरामैन, वो धीरे से बता रहा है कि बताओ भाई कैसा लगता है। लेकिन जो अपाहिज व्यक्ति है वो तो कष्ट में बैठा हुआ है, वो कैसे बताएगा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। उसको पुश कर रहे हैं कि अपनी बात को जो है उसको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अपना दुख तुम बताओ। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते ये बार बार उससे जो है जो बात कर रहा है, उसका इंटरव्यू ले रहा है संवाददाता, वो उससे इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। बच्चों, यहाँ पे व्यंग्य क्या छुपा है? व्यंग्य यह छुपा है कि जो व्यक्ति अपाहिज है उसने अपने शारीरिक कष्ट को जितना नहीं झेला, आज वो मानसिक यातना को झेल रहा है। उसको खुद से एहसास नहीं था कि उसके शरीर में कहीं कोई दुर्बलता है, लेकिन इन लोगों ने बार बार प्रश्न पूछ करके उस दुख को, उस पीड़ा को वो फिर से उभारना चाह रहे हैं। आगे अंत में कहते हैं, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, क्योंकि इतना पूछेंगे उससे सवाल और इंतज़ार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने कर। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। ये जो सबसे बड़ा प्रश्न उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा है, ये हमसे पूछ रहे हैं, दर्शक वर्ग से पूछ रहे हैं कि जो संवाददाता है वो तो प्रश्न पूछ ही रहा है कि तुम अपनी पीड़ा बताओ कैमरे के सामने उस बंद कमरे में, और साथ ही साथ हम दर्शक भी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रो देगा, कब ये रोएगा। वो उसको रुलाना चाहता है, हम उसको रोते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, जो बीच में वो व्यक्ति है उसकी पीड़ा को ही तो हमें समझना है कि आज वो यहाँ पे बैठा है, एक चैनल वाला उसको पकड़ के लाया कि हमारे चैनल की टीआरपी बढ़े, और हम उसके दुख में भी देखा जाए तो हमारे लिए मनोरंजन हो गया। हम दम साधे बैठे हैं कि कभी रोए और हम देखें, आह भरें। फिर हम पर्दे पे दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। वो नहीं रोना चाहता था, लेकिन इतनी बार उससे पूछा गया कि तुम अपंग हो, बताओ तुम्हें कैसा लगता है, बताओ कैसा लगता है, कि अंत में वो रो ही देगा। और जब रोएगा तो उसकी आंखें सूज जाएंगी रोते रोते। बस कैमरामैन के लिए तो वही समय था ना, उसने तुरंत अपना कैमरा बड़ा किया, उसकी तस्वीर को देखा और सबके सामने टेलीकास्ट कर दिया। बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कि कितना, मतलब ये कसमसाहट कैसी है उसके होठों पे, कि वो सोच रहा है कि मैं अपने आप को शारीरिक रूप से अक्षम मानते हुए भी मैं कभी इतना कमज़ोर नहीं पड़ा जितना आज इन लोगों ने मुझे इस अपंगता को बार बार याद दिला करके कमज़ोर कर दिया। अंत में आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं रोता है, बस वैसे ही गंभीर अपनी पीड़ा को, वेदना को लेकर बैठा रहता है। कुल मिलाकर जो आपके सामने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा था उसका ध्येय पूरा नहीं हो पा रहा था। वो चाह रहा था कि अपंग व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन वो नहीं रोया। तब वो कहता है,
आप और वह दोनों, आप यानी हम और वह दोनों यानी कैमरामैन और जो अपंग व्यक्ति है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। बस बच्चों, ये आखिरी लाइन में ही सारा व्यंग्य छुपा है कि कहाँ तो आप इतना संवेदनशील मुद्दा ले करके कि एक पीड़ित व्यक्ति की आप जो है सारे दुख को, कष्ट को समाज के सामने ले आने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया। आपके नाटक का, आपके कार्यक्रम का जो प्राइम टाइम है वो जा रहा है, ये देखते ही आप भूल गए कि ये आदमी कष्ट में था। तुरंत आपने कहा बस कैमरा बंद करो, जितना दिखाना था दिखा दिया, और तुरंत आप मुस्कुरा रहे हैं। आप इतना गंभीर मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन आपके लिए सिर्फ वो एक मुद्दा था, उसकी पीड़ा थी। आपके लिए बस आपके चैनल को बेचने का, आपके चैनल के लिए पैसा कमाने का वो एक मुद्दा था। अब आपको वो अपंग व्यक्ति नहीं याद है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने उसको एक किनारे किया। क्यों? टाइम बीत गया है। आपके लिए वो व्यक्ति सिर्फ एक साधन था, आपके लिए आया था यहाँ पर, और अब आप फिर एक जो है ढोंग ओढ़ेंगे। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। जब वह संवाददाता अंत में अपनी बात कह रहा है, इसमें पूरी कविता का जो अर्थ है, मूल अर्थ, वो छिपा हुआ है। कैसे छिपा है? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य यानी कि जो यहाँ संसार के जो गरीब, वंचित, अपंग, इन सब को आप ले लीजिए। हम उनकी पीड़ा को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी ही कसर रह गई। क्यों कसर रह गई? वो व्यक्ति खुल के रोया नहीं, उसने अपनी कमजोरी नहीं बताई, और जब उसने नहीं बताया, आपके लिए वो बेकार हो गया, आपका समय बीत गया। तुरंत आपने कहा बस करो, कैमरा बंद करो, और सबके सामने आप वही मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आ गए। यहाँ पे इस कविता का जो कथ्य है, मुख्य वो यही है कि इसमें जो आज के समाज का जो दोरंगा व्यवहार है, जो विडंबना है, उसी को दिखाया गया है कि कैसे टीवी में हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दों को लेकर आते हैं, लेकिन वास्तव में उसके प्रति हमारे मन में रचमात्र भी संवेदना नहीं होती है। इस कविता को पढ़कर ये बातें हमें इसमें मुख्य रूप से पता चली कि शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। कैसे आज की जो टेलीविज़न है, ये जो पत्रकारिता है, ये क्रूर व्यावसायिक रूप जो है धर चुकी है, ये पता चला। कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन होती मानसिकता पर प्रकाश डाला गया। मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाया गया कि वे ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे कि आदमी को जो है एकदम से भावुक कर दिया जाए। बच्चों, इसके काव्य सौंदर्य आप नोट कर लीजिए। कविता में कहानीपन और नाटकीयता है, ठीक है। दृश्य बिंब इसमें है, फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। बिंब मैंने बताया था, इमेज, आपके सामने प्रतिबिंब बिल्कुल आँख के सामने आ जाए। तो जब ये लाइन आती है, जब वो रोता है अपाहिज व्यक्ति, फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, तो आँखों के सामने एक कल्पना आ जाती है। ये क्या है? दृश्य बिंब है। बोलचाल की साधारण भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। सांकेतिकता है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ पे ये शब्द अगर हम बोल रहे हैं तो शब्द शक्ति 3 तरह की होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। बच्चों, किसी चीज़ को पढ़ते ही जो उसका तुरंत अर्थ समझ में आ जाए वो अभिधा होता है, उससे इतर अर्थ कुछ अगर आए तो व्यंजना, और इन तीनों से जो भी अलग अर्थ है लक्षणा। तो यहाँ पे बैठाया तो गया है अपंग व्यक्ति को, लेकिन इसके माध्यम से इसमें समाज के तमाम वंचित लोगों की पीड़ा को कहा गया है कि कैसे वो हमारे लिए बस एक खिलौना बन के रह गए हैं। तो यहाँ पे लक्षणा और सांकेतिकता की जो है शब्द शक्ति है। भाषा प्रवाहमयी है, खड़ी बोली से युक्त है और मुक्त छंद है, छंदों में बंधी नहीं है बल्कि एक मुक्त छंद है। गाएंगे, पढ़ेंगे तो एक लय मिलेगा, लेकिन वो मात्रिक या वार्णिक छंद के जो नियम थे उससे बंधी हुई नहीं है। इसकी अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। धन्यवाद।